हो सकता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो, इनकी सेटिंग हो, क्योंकि जैसे मेरे यहाँ की महासमुंद की बात लें, पहले 1-2 राउंड हमारा बढ़त चल रहा था कई सीटों में, उसके बाद ऐसा अचानक शुरू हुआ कि एक राउंड में 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार का उनका बढ़त। तो ये तो मैनिपुलेशन ही जाहिर करता है। ऐसा संभव नहीं है कि जहां 500 से आप जीत रहे हैं वहां 5,000 से आप माइनस हो जाएं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कहा है कि ईवीएम में किसी तरह की छेड़छाड़ के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, और बार बार सर्वोच्च न्यायालय के कहने के बावजूद कांग्रेस पार्टी चुनाव पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम करती है। तो यह दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेस अपने गिरे भाव में झांक कर देखे कि वो जनता से कितनी दूर जा चुकी है, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन है। का स्वागत है और आज का मुद्दा है ईवीएम जिंदा है। जी हां, ईवीएम को लेकर जो लगातार राग अलापा जा रहा था वो इस चुनाव के बाद भी हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि चुनाव परिणाम के बाद ऐसा लगा कि इस बार तो ईवीएम को कोई दोष देगा नहीं, क्योंकि सत्ता में बीजेपी आ गई तो वो खुश है, कांग्रेस की सीटें बढ़ गई तो वो खुश है, और जो अन्य दल थे, क्षेत्रीय दल, उन्होंने भी बेहतर प्रदर्शन किया। तो ऐसे में उंगलियां किसी की ओर नहीं उठ रही थी और परिणाम को सब ये मान के चल रहे थे कि सब इससे खुश होंगे। लेकिन अब कुछ दिनों बाद ही सही, करीब 1 महीने बाद ही सही, फिर से ईवीएम का रोना शुरू हो गया है। और ये शुरू हुआ एलन मस्क के ट्वीट के बाद, जिसे आधार बनाया राहुल गांधी ने। अब राहुल गांधी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं कांग्रेसी, और ये आग पहुंच चुकी है छत्तीसगढ़ तक, जहां ताम्रध्वज साहू ने भी गड़बड़ी की आशंका जाहिर कर दी है। इसी पर आज हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ईवीएम को दोष देना सही है, क्या ईवीएम खराब है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उस बात को भी क्या नजरअंदाज करके ईवीएम को पर सारा दोष मढ़ना कितना सही है। इसी पर बात करते हैं। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि गवलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषण लेकर मौजूद हैं अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं कि ईवीएम जिंदा है या मर गई है। लेकिन जो बातें चल रही है उससे लग रहा है कि ईवीएम का मुद्दा अभी कई साल और सुनने मिलेगा, यानी ईवीएम जिंदा रहेगी। कांग्रेस से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि कांग्रेस का ये एक ऐसा मुद्दा रहा है कि हर चुनाव के बाद कांग्रेस इसे उठाती रही है। जब हार मिली तब ईवीएम सामने आ जाती है। रवि जी, क्या वजह है? इस बार तो परिणाम भी बाकी जगह ठीक आया है, छत्तीसगढ़ में नहीं आया, तो छत्तीसगढ़ में दोष ठहरा दिया आप लोगों ने। मोहन जी, सबसे पहले तो जो आपने शीर्षक रखा है कि ईवीएम जिंदा है, मुझे वसीम बरेलवी साहब का शेर याद आ रहा है, उसूलों पे जहां आंच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। देखिए, आज ईवीएम की बात क्यों उठ रही है? जब हमारे दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं करूंगा, दुनिया के श्रेष्ठतम व्यक्तियों में से एक एलन मस्क जब ट्वीट करके कहते हैं कि ईवीएम हटा देनी चाहिए, तो इसके ऊपर चर्चा होनी लाजमी है। और जब उन्होंने ट्वीट किया तो देश में, भारत ही नहीं और भी बहुत जगह ये बातें उठने लगी कि क्या ईवीएम सेफ है, क्या ईवीएम नॉन हैकेबल है, क्या ईवीएम से छेड़खानी नहीं की जा सकती, या कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें ईवीएम में चीजें गड़बड़ हो सकती है। तो उसी में हमारे देश के नेता, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी जी ने भी कहा कि ईवीएम जो है वो हैकेबल है, उसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े किए। कोई पर्टिकुलर किसी ईवीएम, कोई एक रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात नहीं है, लेकिन ये बात है। अब इस पर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूं, बॉम्बे में आ जाता हूं, मुंबई में। मुंबई नॉर्थ सीट में, महाराष्ट्र में जो शिंदे गुट जी की शिवसेना है, उसमें से एक व्यक्ति 48 वोट से जीते हैं। और आप उठा करके देख लीजिए, उनके साथ जो गए थे काउंटिंग में,
उनके पास अंदर मोबाइल थी और ऐसी एफआईआर भी दर्ज हुई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि वो ईवीएम को ओपन करने के लिए कोई ओटीपी या कोई चीज का वो अपनी मोबाइल से इस्तेमाल कर रहे थे और ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड पर हैं। और जैसे ये ऑन रिकॉर्ड पर आई है तो उनकी सीट पर क्वेश्चन मार्क उठने शुरू हो गए कि क्या वो मोबाइल से ईवीएम को मैनेज कर रहे थे। तो जब इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी अलग अलग जगहों पे कि कहीं कोई मोबाइल अंदर ले जा रहा है, ईवीएम को हैक करने की कोशिश कर रहा है, ओटीपी का इस्तेमाल हो रहा है, तो बातें तो उठेंगी कि क्या ईवीएम जिंदा है, क्या ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो इन प्रश्नों के जवाब तो पूछे जाएंगे। और जब इलन मस्क जैसे व्यक्ति बोल रहे हैं कि हटा देना चाहिए, मैं उदाहरण देता हूं, जर्मनी ने चालू किया था ईवीएम, लेकिन बाद में उन लोगों ने हटा दिया क्योंकि ये हैकेबल है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट होगी तो हैकेबल हो सकती है। ये सारे क्वेश्चन मार्क हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन सी ईवीएम हैक्ड है या नहीं है, लेकिन अगर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो रहा है तो उसके ऊपर बीजेपी डिफेंस क्यों कर रही है। जहां पर आप लोग हारे हैं वहां पर तो हैक है, ये मान के चलें, और जहां जीते हैं वहां ये हैक नहीं कर पाए। देखिए, हैक मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा, पर्टिकुलर किसी मशीन की बात है। देखिए, एक डिवाइस है, आज एक मोबाइल निकलती है, एक कार निकालती है कंपनी, कार में तकलीफें आती है तो कई बार आप देखिए कारें वापस बुलाई जाती है कि फलाना एक तकलीफ आ रही थी। कितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद एक कार निकलती है, उसके बाद भी बोलती है ये डिफेक्ट आ रहा है, बुलाया जाए। तो क्या ईवीएम में ये चीज नहीं आ सकती है? मैं कोई पर्टिकुलर ईवीएम की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक है, हैकेबल है, तो उसके बारे में स्पष्टीकरण तो मांगा जाएगा। और अगर सब चीजें सही हैं तो एक जगह बैलेट पेपर में करा ले चुनाव आयोग, क्या तकलीफ है? अगर एक चुनाव पायलट तौर पर ही अगर बैलेट पेपर में हो जाएगा और अगर बाद में उसी जगह पे दूसरे परिणाम सामने आएंगे तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी ना। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, तकलीफ कहां है? कांग्रेस की बात से सहमत हैं शर्मा जी? क्या ये जो चाह रहे हैं कि कुछ जगह करके देख लो, प्रयोग कर लो, एक आध प्रदेश में ही करके प्रयोग देख लो, वहां जो जीतेगा वो समझ में आ जाएगा। तो ये जब शंका उठ रही है तो आप लोग भी एक कदम आगे बढ़कर शंका को खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं करते? देखिए मोहन जी, आपने जो शीर्षक रखा है ईवीएम जिंदा है, निश्चित रूप से ईवीएम जिंदा है और लोकतंत्र भी भारत देश का जिंदा है। ये 4 जून को ये साबित हो गया है। आप देखिएगा, चुनाव के गिनती के पहले कांग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं था, लोकतंत्र पर भरोसा नहीं था और क्या क्या ना जाने आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती थी। लेकिन 4 जून को जैसे जैसे रिजल्ट इनके पक्ष में थोड़ा दिखा इनको, तो इनको लगने लग गया सब बढ़िया है। अब लेकिन उनको लगा कि हम विपक्ष को यानी साथी दलों को भड़का के हमारी सरकार बन जाएगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, लगातार काम करना चालू कर दिया। तो इन लोगों ने फिर से लगा कि ये तो सरकार 5 साल तक चलेगी, तो फिर से ईवीएम का रोना ये लेके आके बैठ चुके हैं। अब ये भाई हमारे कह रहे थे, ये खुद कांग्रेस के प्रवक्ता भी और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है और ये सब चीज जानते हैं, मजबूरी है इनकी, मैं जानता हूं। ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं तो ये बात रखेंगे। मैं बता देता हूं, ये ईवीएम में आप जब जाएंगे, बूथ पे जाएंगे, तो दोनों पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं। जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं। उनके सामने सील खुलता है, मॉक पोल होता है, उसके बाद उनका जो नंबर है वो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को दिया जाता है और काउंटिंग के दिन भी वही सीरियल नंबर के सामने दिखा के खोला जाता है। तो मुझे नहीं लगता। और दूसरी बात, ये मुंबई की बात कर रहे थे, अभी रवि भाई को आधी अधूरी जानकारी है। वो जो एक पोर्टेबल न्यूज ने छापा था, उसने खुद खंडन कर दिया कि हमने गलत खबर छापा है और इतने बड़े नेता राहुल गांधी जी इसको ट्वीट करके कहते हैं कि देखिए ब्लैक बॉक्स है। और एलन मस्क है कौन जो भारत की राजनीति, भारत के देश में वो क्यों बाहर के लोग का वो अमेरिका का उदाहरण दे रहे हैं। अमेरिका का उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन भारत के स्वच्छ प्रणाली में, लोकतंत्र में अगर आपको भरोसा नहीं है तो चुनाव आयोग ने आपको खुला ऑफर दिया था, आइए, सामने रखा था, तारीख दी थी, आप एक भी पार्टी क्यों नहीं पहुंची जो आवाज उठाती? केवल टीवी में बोलने से नहीं होगा। जब चुनाव आयोग ने ओपन रखा था, आइए आप हैक करके दिखाइए। आपको मोहन जी ये देखना चाहिए, इसमें ये बोलते हैं हैक होता है, लेकिन ना इसमें वाईफाई यूज होता है, ना ऐसा कोई डिवाइस है जिसके ऑनलाइन, ये कोई ऑनलाइन चलने नेटवर्क से नहीं जुड़ा है, किसी नेटवर्क से किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। तो किस प्रकार से हैकिंग की बात? और इस बार तो रिजल्ट कांग्रेस के थोड़ा पक्ष में भी आया, इनकी सीटें बढ़ी है, निश्चित रूप से सरकार नहीं बन पाई है, इनकी सीटें बढ़ी, इनको तो खुश होना चाहिए। भारत देश का लोकतंत्र जिंदा हो गया, कम से कम इस चुनाव का रिजल्ट ये पता। ठीक, आऊंगा रवि जी, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। क्या कोई परिणाम को कमतर दिखाने के लिए, हम गलती से हार गए ये बताने के लिए ये सारी चीज़ें उठाई जा रही हैं? अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल चौबे जी, ये
मसला आज का नहीं है और कई चुनाव हो चुके। कहा जा रहा है कि अगर अलग अलग प्रदेशों के निकाय चुनाव को भी मिला लें तो करीब 200-300 बड़े चुनाव ईवीएम से हो चुके हैं अब तक। क्या लग रहा है कि ये शंका में है ईवीएम, या जो बातें आ रही हैं उसकी एक तरीके से जांच होने की ज़रूरत है? देखिए, ईवीएम के ऊपर जो भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है वो पॉलिटिकली प्रश्न चिन्ह है। तकनीकी तौर पे तो ईवीएम हैक नहीं हो सकता, ये सारे सभी को जानते हैं, मतलब कांग्रेस भी जानती है और लोग भी जानते हैं। अब चूंकि हार रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। मेरा अभी जो ये बोल रहे थे प्रवक्ता कांग्रेस के, कि मेरा भी ये है कि चलो ठीक है, लोकतंत्र है, कोई डिमांड आई है तो इलेक्शन कमीशन को किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, अभी होने वाले हैं मध्यावधि चुनाव भी होने वाले कई जगह, किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बैलेट पेपर दोनों से एक साथ करा ले, बैलेट पेपर भी रख दे और ईवीएम भी रख दे, किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कर ले, तो उसमें क्या दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और उनकी संख्या जो है हमेशा के लिए खत्म भी हो जाएगी। वैसे तो देखिए, इतना बड़ा हमारा देश है कि अब बैलेट पेपर पे कराना बड़ा मुश्किल काम है, बिल्कुल, क्योंकि इतनी संख्या में मतदान गिनना, करोड़ों में गिनना। पहले तो क्या होता था, 10, 20, 25, 30% मतदान होते थे तो वो सब हो जाते थे, मतदान उनकी संख्या भी कम थी मतदाताओं की। अब तो इतने बड़ी संख्या में है कि वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इनकी संख्या मिटाने के लिए एकाध कॉन्स्टिट्यूंसी में एज ए ट्रायल सेम बूथ पे ईवीएम भी रख दो, सेम बूथ पे बैलेट पेपर भी रख दो, जो आ रहा है वो एक बार बैलेट पेपर में भी डाल दो और एक बार ईवीएम में भी डाल दो, तो दोनों की गिनती कर लो। अरे ऐसे में तो फिर विवाद बढ़ जाएगा। क्या ये संभव है प्रैक्टिकली? अब इनकी शंका जी तो दूर करनी पड़ेगी ना, ये तो हमेशा मतलब 10-15 साल से चला बोल रहे हैं। अगर ईवीएम और दोनों में आगे तो दोनों में गलत बोल सकते हैं। हाँ, बोलेंगे इसमें हस्ती नहीं है, ये जनता का समर्थन खो चुके हैं, इसलिए ईवीएम पे टिकरा फोड़ देते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आते हैं। चलिए, देश की बात नहीं करते, छत्तीसगढ़ में क्यों लग रहा है कांग्रेस को कि गड़बड़ी हो सकती है? चलिए, महाराष्ट्र का एक आध उदाहरण हो सकता है कि शंका है। नहीं, महाराष्ट्र में भी क्लियर कर दिया गया। ठीक है, चलिए, पर यहाँ क्यों ये ताम्रध्वज साहू जी ऐसा कह रहे हैं? क्या लगता है? हारने के बाद कुछ तो कहना ही पड़ता है ना। रवि जी चलिए। देखिए मोहन जी, बात मैंने कहा ना कि आज अगर ये हो रही है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर से शुरुआत हुई है। आज ईवीएम, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे कि ईवीएम नॉट हैकेबल है। आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं मोहन जी, एक रैंसमवेयर करके एक वायरस आया था कुछ समय पहले। आप अपने कंप्यूटर को यहाँ चालू करते थे, वो वायरस आपको इंटरनेशनली वहां से अटैक करता था और आपसे पैसे मांगता था कि भैया पैसा दो, अदरवाइज आप अपने कंप्यूटर को चला नहीं सकते। कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो जब वो ओपन होगी, जब वो चालू होगी तो वापस वो इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट होती है। तो ये कह देना कि वो नहीं है, ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। हाँ, अगर कोई ये कह रहा है कि हमारी यहाँ की ईवीएम में ऐसी कोई तकलीफ नहीं हो रही है, वो एक अलग बात होगी। लेकिन अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉनिक है, अगर कोई डिवाइस कनेक्ट होता है और अगर उसके पास एक्सेस है तो कहीं ना कहीं उसके पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो रहा है। और ये अगर हो रहा है तो चुनाव आयोग को सिर्फ ये कह करके टाल नहीं देना चाहिए कि ये नहीं हो सकता, या आज इतने सारे वोट पड़ रहे हैं, इतना हमारे पास मैन पावर नहीं है। मैं तो कह रहा हूं ना, पायलट प्रोजेक्ट पे लाइए ना, कि अभी जैसे आने वाले कुछ उपचुनाव होने वाले हैं, आने वाले समय में बहुत सारे दूसरे प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं। आप कोई एक विधानसभा को पकड़िए, कोई एक लोकसभा को पकड़िए और वहां पर क्लियर कट बोल दीजिए कि इस लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 9 सीटें हैं या 8 सीटें हैं, उनको 8 के 8 विधानसभा को हम बैलेट पेपर से कराएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि ये डाउट रेज हो रहा है, ये डाउट अलग अलग जगहों से आ रहा है। अगर कोई चीज डाउटफुल हो रही है तो रूल आउट कौन करेगा? लोकतंत्र में अगर एक पक्ष की बात को दूसरी पार्टी अगर एक दूसरे पहलू को उठा रही है तो क्या वो विरोध हो गई? क्या उसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जो है वो हारे हुए हैं, हम लोग जो है हताश हैं? हम हताश नहीं है। मैं मोहन भागवत जी का कोट करूंगा, उन्होंने अभी अभी स्पीच में कहा
कि अगर कोई विपक्षी है तो वो विपक्षी नहीं है, वो प्रतिपक्ष है, वो दूसरे पहलुओं को उजागर कर रहा है। मोहन भागवत जी आरएसएस हेड ने ये बात कही। बीजेपी को समझना चाहिए कि अगर दूसरी पार्टी और प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस अगर कोई बात उठा रही है तो आप गंभीरता से उसके ऊपर विचार करिए ना। सीधे सीधे रूल आउट करके बात को क्यों खत्म कर रहे हैं? आप इस तरह से एक्टिविटी करते हैं तो तभी डाउट क्रिएट होता है। ठीक है, चलिए चुनाव आयोग इसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आ गई, तो अब क्या किया जा सकता है? क्या बचा क्या है? तो सारी चीजें हो गई, जांच भी हो गई, जांच के लिए बुला लिया गया, कोई नहीं आया, फिर कोर्ट में गया, कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। देखिए, आपने जो बात कही, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है, लेकिन जांच करना, ईवीएम के ऊपर करना एक अलग विषय है। हम क्या कह रहे हैं कि आप एक चुनाव को बैलेट पेपर से करवा लीजिए ना, वो तो चुनाव आयोग करा सकता है। कोई एक जगह पे बैलेट से कराने से समझ में आ जाएगा कहां क्या स्थिति बैठ रही है। ठीक है, चलिए वासु साहब जी क्या जवाब है? ये फिर से वही पुराने युग में लौटना चाहते हैं। चलिए बताइए, ईवीएम के अलावा चलो वो बैलेट पेपर चुनाव के, तो बैलेट पेपर चुनाव के भारत देश की जनता ने नहीं देखा है किस प्रकार से बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी देश में। ये जब देश उसी का तोड़ निकाल के ईवीएम लाया गया तो फिर से उसी पीछे में कांग्रेस पार्टी तक लोग आगे बढ़ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी पीछे ढकेलने के लगी। आप मुझे बता दीजिए मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी कोई भी एक सीट में जहां भी हारी हो और भाजपा के नेता ने आरोप लगा दिया कि ईवीएम खराब है, अरे हमको जनता ने उस सीट में समर्थन नहीं दिया तो हमने स्वर स्वीकार किया। आप क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि जनता ने जिस सीट में आपको मौका नहीं दिया तो वहां पर स्वीकार कीजिए। अभी वो आपके नेता कह रहे थे साहू जी कि हम तो लीड, अरे आप इसका मतलब एक बार आगे राउंड में आगे हुए, इसका मतलब किसी राउंड में पीछे नहीं होंगे, ये कहां लिखा हुआ है? तो इसका मतलब आप, मैं ये पूछता हूं, अगर इनको विश्वास नहीं है तो इनके 99 सांसद जीते सब इस्तीफा दे दे कि हम फिर से चुनाव चाहते हैं, भाई हम बैलेट पेपर चुनाव कराया जाए, तब तो बात मानेगी जनता। यहाँ भाई मजबूत इनका पक्ष है, अपना जीत रहे तो तुरंत शपथ ले लेते हैं। ये बात में तो तर्क है। जनता वोट दी उसको नहीं मानते, ये गलत है। ठीक है, यूपी में मजबूत दिख रही थी बीजेपी लेकिन हार गई, वो मान रही है कि वो हार गई। मैं मोहन जी दो बातें उठ के आई है। पहला, ताम्रध्वज साहू जी ने कहा कि मैं 2 राउंड में आगे बढ़ा फिर मैं पीछे रह गया। पहले मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, आज अगर कोई नेता चुनाव लड़ाए तो उसको पता रहता है कई जगह कि किस राउंड में या किस बूथ में मैं स्ट्रांग हूं और किस बूथ में मैं वीक हूं, कहां किस तरह की परिस्थितियां आएंगी। तो वो उसको जब लगता है कि मैं किसी बूथ में या पर्टिकुलर किसी जगह पे स्ट्रांग हूं, अगर उसको वहां पे एकदम विपरीत परिणाम मिलेंगे तो उसका प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है। अगर ताम्रध्वज साहू जी अगर ये बात कह रहे हैं तो उनके साथ बैठ करके पहले क्लियर कहना चाहिए। नहीं, पहली बात नहीं मोहन जी, दूसरी नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है वासु जी। जो चुनाव लड़ता है उसको पता रहता है। मोहन जी 1 मिनट, वासु जी 2 मिनट। दूसरी बात जो आपने कही कि कांग्रेस पार्टी पीछे ले जाना चाहती है, भैया दुनिया में 190 से ज्यादा देश हैं और ईवीएम 2 या 3 देशों में ही इस्तेमाल हो रहा है। इवन अमेरिका जो लोकतंत्र में पुरानी सबसे डेमोक्रेसी है, उस वहां भी नहीं इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप ये क्यों समझ रहे हो कि हम पीछे ले जा रहे हैं? अब डाउट क्रिएट हो रहा है तो डाउट को रूल आउट करिए ना। पीछे ले जाने वाली बात कहां से आ गई? नहीं, पीछे ले जाने वाली बात कहां से आ गई मोदी? पीछे वाली बात, आज जर्मनी रिवर्स हो गई। अरे भाई, कितने लोग वोट करते हैं आप बता दीजिए। 1 मिनट, आज अगर सबसे पुरानी डेमोक्रेसी क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रही है तो पूछना तो पड़ेगा ना, क्यों, क्या गड़बड़ है, उसको ठीक करो। देखिए, ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना बिल्कुल गलत बात है और ये भी बिल्कुल हाइपोथेटिक क्वेश्चन है कि मैं फलाने बूथ पे जीत रहा था अचानक हार गया। ये ऐसा होता नहीं है। ये जनता का मत है, जनता जिसको चाहे उसको मत देती है। उसमें कोई भी नेता या कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं वहां जीत रहा था अचानक कैसे हार गया। अब रहा सवाल बैलेट पेपर का। बैलेट पेपर और ईवीएम देखिए, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जरूर है लेकिन वो हैकेबल नहीं है। उसमें कोई भी वायरस नहीं हैक कर सकता उसको, इसको मानना चाहिए था। अब जहां पर जैसे उत्तर प्रदेश में भाजपा हार गई तो क्या ईवीएम ने हरा दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। हार स्वीकार करना चाहिए और जो लोकतंत्र में इतने दिनों से चल रहा, करोड़ों लोग उसमें मतदान कर रहे हैं, उसका सम्मान करना चाहिए और अपनी सीट को बढ़ाने के लिए जमीन पे उतर के हकीकत पे काम करना चाहिए। ताम्रध्वज साहू ये कह रहे हैं कि इतने सीनियर लीडर कह रहे हैं कि मैं 400-500 से आगे था फिर अचानक पीछे हो गया। वो तो देखिए, जो मतदान में जो बटन दबेगी वही रिजल्ट आएगा। और रहा सवाल एलन मास्क का, एलन मास्क जो है भारत में धंधा ढूंढ रहे हैं।
उनको मोदी जी लिफ्ट नहीं दे रहे, तो उनको तो ये मुद्दा मिल गया। एलन मास्क कौन सी अथॉरिटी है जो ये कह रहा है कि इसको ये हैक हो सकती है? या तो आए और हैक करके बताएं, कह के और चल दिए, इससे क्या होता है? तो ये इस टाइप की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ का लोकतंत्र भी एक तरीके से संशय में आ गया, कटघरे में खड़ा हो गया, खिल्ली उड़ाई जा रही है। ठीक है, चलिए ठोस आधार की जरूरत पड़ेगी। वासु जी आप क्या कह रहे हैं? मोहन जी देखिए, वरिष्ठ पत्रकार ने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया और बहुत गंभीर सवाल है। एक कोई आके बाहर देश का आदमी आके बोल के चला जाता है और हमारे लोकतंत्र पे एक सवाल उठा जाता है, तो सभी पार्टियों को उसको जवाब देना चाहिए था। और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से आदत है, राहुल गांधी आप जानते हैं कि बाहर में जाके किस प्रकार से भारत के लोकतंत्र की मखौल उड़ाते हैं। ये सब देश की जनता नहीं, क्या मखौल उड़ाए हैं वासु जी? क्या मखौल उड़ाए हैं? गलत बात है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं देखिए, नहीं गलत बात है, गलत बात है। राहुल गांधी जी देश के नेता हैं, शुरू से देश की अखंडता के साथ खड़े रहे हैं। 2 सीट से जीते कैसी आप और मैं इंटरनल बात करें, अलग बात है। राहुल गांधी 2 गलत बात है, वहां पर ईवीएम ठीक था, गलत बात बताइए, गलत बात आपके, बताइए। नहीं मैं दे रहा हूं जवाब, मैं दे रहा हूं जवाब, मैं दे रहा हूं। महाराष्ट्र में 15 सीट जीते, मोहन जी कांग्रेस को तर्क दे रही है। मोहन जी अभी थोड़ी देर पहले वासु जी ने कहा कि वो व्यक्ति जो न्यूज़पेपर बॉम्बे में छपा था वो एफआईआर, वो चीजें वापस हो गई है। कुछ वापस नहीं हुआ है। ये सारे प्रूफ है कि वो मोबाइल अंदर लेकर के गया था और एफआईआर दर्ज है। अगर चीजें हो रही है, अगर चीजें, तो आज के समय में क्लैरिटी कहां आई है? कहां क्लैरिटी है? बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। मैं दिखा देता हूं, मैं बिल्कुल दिखा देता हूं आपको, बिल्कुल दिखा देता हूं, मैं बिल्कुल दिखा देता हूं। मिड डे, मेरे पास ये मिंट का ये अखबार है, ये मेरे पास अखबार है, मैं लेकर के आया हूं। क्या झूठा? मैं लेकर के आया हूं, आप कह रहे हो कैंसिल है? क्या मैं लेकर के आया हूं? आप बताइए, खारिज है तो आप दिखा दीजिए। मैं एफआईआर जो हुई है अखबार की न्यूज, अरे आप जूम करके दिखा दो, आप जूम करके दिखा दो। अखबार की जानकारी भी गलत हो, ये कहना भाई मान लिया है, टीवी चैनलों में चल रहा है वो। देखिए मोहन जी, टीवी चैनलों में अभी साबित, अभी एफआईआर के बाद चीजें साबित होंगी कि क्या सच था क्या झूठ था। ये तो साबित का विषय है। जी बहुत डाउटफुल चैनल को है वेबसाइट, और उसने खुद बोला एक छोटा सा खंडन उसने अपने ही अखबार में छापा है। देखिए, कोई वेबसाइट डाउटफुल है या नहीं, हम मीडिया नहीं, में बैठे हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मैं किसी मीडिया के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं खड़ा करूंगा। किसी मीडिया ने अगर कोई चीज छापी है, देखिए कई सारी ऐसी चीजें होती है जो छपती है बाद में वापस ले ली जाती है। किस प्रकार के दबाव आते हैं, क्या आते हैं, सब जांच का विषय। चीजें पहले जांच करके सामने तो आ जाए। क्या जांच के लिए पूछना भी गलत है मोहन जी? क्या कोई चीज हुई है तो क्या उसके ऊपर जांच भी नहीं होनी चाहिए? अगर एक एलिगेशन निकल करके आ रहा है तो बीजेपी को जांच कराने में तकलीफ क्या है? चुनाव आयोग को जांच कराने में तकलीफ क्या है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जांच तो करा लो। क्या है ये कि कोई दिक्कत है क्या इसमें कि जांच में? मिंट ने खबर छापी, आधी खबर छापी थी, उसके बाद फिर उसने खंडन भी किया। उसके बाद वो जो मोबाइल था वो उसका मोबाइल था जो वहां पर पहले जिसको अलाउ था वो मोबाइल ले जाना। सिर्फ गलती ये हुई है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते थे, तो उसने मोबाइल लेके और किसी को फोन किया, बस इतनी ही बात है। देखिए मोहन जी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या कहा, मेरा एक ही कहना है कि आज अगर ये बातें उठ रही है तो चुनाव आयोग को सामने आके, मैंने कहा ना कि पायलट के तौर पर एक जगह करा लेना। बीजेपी को तकलीफ क्या है? आज अगर मोहन जी, अगर आज चुनाव आयोग एक जगह पे बैलेट का चुनाव करा लेता है तो बीजेपी को तकलीफ है क्या? पूछिए, तकलीफ है क्या? चलिए, ये विषय शायद अभी इतने जल्दी समाप्त नहीं होगा और कई जो टेक्निक है उसके आने के बाद चीजें और साफ होंगी। फिलहाल इस तरीके के मामले सामने आएंगे और हम चर्चा में बैठते रहेंगे, तो ये चर्चा शायद मुझे लगता है लंबी चलती रहेगी। समय की पाबंदी है, इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। वासु शर्मा जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। रवि गवलानी जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये जो चर्चा है हम यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।